हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर। तो इसके अंतर्गत हम समूह 15 के बारे में पढ़ चुके हैं। 16 में हमने समूह के पहले तत्व ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा और सल्फर यानी इसके दूसरे तत्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सल्फर को हमने सल्फर डाइऑक्साइड इसके एक यौगिक को देखा है और इसका अगला यौगिक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणधर्म और उपयोग को हमें पढ़ना है। गुणधर्म के अंतर्गत हम उसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण हम देखते हैं तो फर्स्ट है कि एक रंगहीन, गाढ़ा और तैलीय द्रव है, तो ये द्रव अवस्था में रहता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं तो अगर इसका टेम्परेचर हम 288 केल्विन लेते हैं तो इसका विशिष्ट घनत्व ये होता है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पॉइंट है कि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का 98.3% ले रहे हैं तो अगर इतना परसेंट अम्ल है तो इसका जो क्वथनांक होता है, यानी जिस टेम्परेचर पे ये द्रव से गैस अवस्था में जाता है, वो है 611 केल्विन। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जब इस अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में डालते हैं तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसलिए जब भी हमें जल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाना होता है तो हम हमेशा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल में जल को नहीं डाला जाता है। रासायनिक गुण के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका वियोजन देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जिस भी यौगिक का वियोजन संभव होता है उसका हम वियोजन जरूर देखते हैं रासायनिक गुण के अंतर्गत। सेकंड, हम इसकी अम्लीय प्रकृति देखेंगे, क्योंकि H2SO4 सल्फ्यूरिक ये एक अम्ल है, तो यहाँ पे हम इसकी अम्लीय प्रकृति देखेंगे। तो यदि कोई यौगिक अम्ल है तो उसकी अम्लीय प्रकृति या फिर क्षार होता, जैसे कि हम अमोनिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये क्षार है तो यहाँ पे हम उसकी क्षारीय प्रकृति पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अम्ल है तो उसकी क्षार से रिएक्शन कराते हैं और अगर क्षार होता है तो उसके अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। अगला गुण हम देखते हैं जल के प्रति विशेष बंधुता। तो ये जल का सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विशेष गुण है, ये अगर किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उससे अगर जल के अणुओं को निकाल सकता है तो वो उससे निकाल देता है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट गुण है। और अगला हम गुण देखेंगे इसका, ये है ऑक्सीकारक गुण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो गुण है, जल के प्रति विशेष बंधुता और ऑक्सीकारक गुण। ये दो गुण इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक निर्जलीकारक और एक ऑक्सीकारक गुण लिखिए, या फिर किसी पर्टिकुलर तत्व या यौगिक के साथ भी रिएक्शन दे सकता है। आगे हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं वियोजन। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है थोड़ा स्थायी, इसका वियोजन अपने आप नहीं होता है, लेकिन जब सल्फ्यूरिक अम्ल को उबाला जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल टूट जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में और साथ ही में यहाँ पे हमें जल के अणु प्राप्त हो जाते हैं। सेकेंड, हम देखते हैं अम्लीय प्रकृति। तो जिसकी जांच करने के लिए हम इसकी क्षार से अभिक्रिया कराएंगे। तो हम देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये एक द्विभाषमिक अम्ल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल एक बार वियोजित होता है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है H+ धनायन और साथ में HSO4- आयन। फिर हम देखते हैं कि ये जो ऋणायन है दोबारा वियोजित होता है और यहाँ पे हमें दोबारा मिलता है H+ आयन और साथ में SO4 पर 2- आयन, यानी यहाँ पे सल्फेट आयन प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमें 2 बार H+ आयन मिल रहा है, तो इसी कारण यहाँ पे इसको द्विभाषमिक अम्ल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी एक क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो हमें दो तरह की यौगिक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की किसी क्षार से। मान लीजिए कि हम यहाँ पे NaOH से करा रहे हैं, तो NaOH में हम देख रहे हैं कि जब पहली बार ये वियोजित होगा तो हमें इस तरीके का धनायन और ऋणायन मिलेगा, और ये भी वियोजित मतलब किस तरीके का धनायन ऋणायन मिल गया, और यहाँ पे वियोजन से हमें मिलेगा Na+ धनायन और साथ में OH- आयन। तो ये Na+ जो है इससे संयोग करेगा और ये OH- आयन इस H+ आयन से संयोग करेगा। तो यहाँ पे हमें NaHSO4 प्राप्त होगा और साथ में हमें मिलेगा H2O। तो ये पहले टाइप का हमें यहाँ पे लवण प्राप्त हो गया।
चूँकि ये एक अम्ल और क्षार रिएक्शन, इसलिए हमें यहाँ पे लवण ही प्राप्त होना है। तो हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं, दूसरे प्रकार का यौगिक लवण कैसा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल अगर यहाँ पे क्षार Na से रिएक्शन करता है और इस प्रकार अगर वियोजन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमें आयन मिलेंगे वो इस टाइप के होंगे और यहाँ से जो मिलेंगे वो होगा Na+ और OH- आयन। तो इसका जो धनायन होगा इस आयन से संयोग करेगा और ये इससे संयोग करेगा। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि हमें H2O प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि Na और यहाँ पे SO4 है। तो SO4 पे 2 संयोजकता है, तो इसकी संयोजकता हम Na के सोडियम के पास लिखेंगे और सोडियम की सल्फेट के पास तो 1 है। तो हम देख रहे हैं कि हमें इस तरीके से 2 प्रकार के लवण सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। अगला गुण हम देखते हैं जल के प्रति विशेष बंधुता, या फिर इसी को हम कहते हैं निर्जलीकारक गुण। तो हम देखते हैं कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल किसी ऐसे यौगिक से रिएक्शन करता है जिससे जल के अणु निकाले जा सकते हैं, तो वो उस अणुओं को निकाल देता है। तो इसी कारण इसको हम कहते हैं कि निर्जलीकारक गुण ये रखता है। तो फर्स्ट इसके हम रिएक्शन देखते हैं एथिल अल्कोहल से। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आता है C2H5OH। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम इसमें यहाँ पे कंसनट्रेटेड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये हम देख रहे हैं कि इसका वियोजन हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इससे जल के अणु जो है निकाल लिए जाते हैं। और हम देख रहे हैं जल के अणु यानी H2O को निकाला जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा C2H4, ठीक है। और यहाँ पे जल के अणु प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जल के अणु को निकाल लिया गया है एथिल अल्कोहल से, तो ये निर्जलीकारक गुण रखता है। सेकंड हम देखते हैं इसकी रिएक्शन सुक्रोज से। तो हम देखते हैं सुक्रोज यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा C12H22 और O11। तो ये अगर हम देखते हैं कि अगर हम उसको रखते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से भी जल के अणु निकलेंगे यानी H2O निकलेगा। तो अब जितने भी अणु हम निकाल सकते हैं उतने अणु निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम जल के 11 अणु निकालने चाहें तो निकाले जा सकते हैं। इसके लिए हमें हाइड्रोजन के 22 अणु चाहिए, परमाणु चाहिए होंगे, और ऑक्सीजन के 11। तो जो यहाँ पे हैं अवेलेबल, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जल के 11 अणुओं को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो केवल कार्बन ही बचेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सुक्रोज होता है अगर उसका हम सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण कराते हैं, तो यहाँ पे हमें काला पदार्थ मिलता है जो कि कार्बन होता है। अगली रिएक्शन हम देखते हैं फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्शन। तो फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH और ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है H2C2O4। तो H2C2O4 या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं COOH और कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है COOH। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मिक अम्ल का हम निर्जलीकरण कराएंगे सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इससे जल के अणु पृथक हो जाएंगे। तो H2O को पृथक करना है, तो यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में जल का अणु। अगली रिएक्शन हम देख रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल की, तो यानी H2C2O4 की। तो इसका निर्जलीकरण हम देखते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जल के अणु तो निकलेंगे यानी H2O निकल जाएगा। तो H2O को हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें C2 बच रहा है और O3 बच रहा है। तो ये C2O3 जो है ये CO और CO2 इस तरीके से वियोजित होता है और हमें प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमें जल का अणु भी प्राप्त हो जाए। अगला गुण हम देखते हैं ऑक्सीकारक गुण। तो इसमें हम धातु और अधातु दोनों से ही इसकी अभिक्रियाएं देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करता है तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर ये जो ऑक्साइड है ये दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और यहाँ पे हमें धातु के सल्फेट प्राप्त होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धातुओं से अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल धातु के सल्फेट देता है। अगली रिएक्शन हम देखते हैं अधातु से। तो इसमें हम देखते हैं कि अधातु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। तो कुछ धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कार्बन है और सल्फर है।
तो और कुछ हम धातु देखते हैं कि ये ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो इनके ऑक्साइड होती हैं दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे हमें इन अधातुओं के ऑक्सी अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। तो यानी जैसे कि फास्फोरस है, तो यानी फास्फोरस जब अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से तो फास्फोरस का हमें ऑक्सी अम्ल प्राप्त होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से हम पहले धातुओं की अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका ऑक्सीकारक गुण कहाँ से आता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल वियोजित होता है H2O में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और साथ ही में यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये नवजात ऑक्सीजन ही अभिक्रिया करके अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण करता है। तो हम धातुओं से अभिक्रिया देखते हैं, मान लेते हैं कि कॉपर है और इसे रिएक्शन कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पहले इसी प्रकार वियोजित होगा तो हमें प्राप्त होगा H2O से सल्फ्यूरिक अम्ल से H2O, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर अगला हम देखते हैं कि ये जो कॉपर है या फिर अगर कोई भी धातु ले रहे हैं तो वो धातु इस नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और यहाँ पे हमें इसका ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें कॉपर का ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। अब ये कॉपर ऑक्साइड हम देख रहे थे कि दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा और उसका हमें सल्फेट प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से और हम यहाँ से देख रहे हैं कि कॉपर का हमें सल्फेट प्राप्त हो गया, यानी इसका धनायन इसके ऋणायन से संयोग कर लिया और यहाँ पे जो ये है वो इससे संयोग करेगा और हमें H2O प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। अब सारी रिएक्शन को, इन तीनों रिएक्शनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ नवजात ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कट जाएगा और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कॉपर और H2O के 2 मोल और इस साइड हमें प्राप्त हो जाएगा जल के 2 मोल और साथ में कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि धातु के हमें सल्फेट प्राप्त होंगे अगर उनकी सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे। अब हम अधातुओं से रिएक्शन देखते हैं। तो अधातु जैसे कि हम देख रहे हैं कार्बन और सल्फर दोनों ही ऑक्साइड बना रहे हैं तो इनकी रिएक्शन सेम है। एक ही हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन से रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है पहले ये वियोजित होगा और यहाँ पे हमें H2O प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ में नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन जब कार्बन के संपर्क में आएगा तो यहाँ से इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और यहाँ पे प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो इसके लिए पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसको हम 2 कर लेते हैं और ऊपर की रिएक्शन बैलेंस है। तो इसके बाद हम अब अभिक्रिया को जोड़ते हैं। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन 1 ही प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए हम इस पूरी रिएक्शन में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 2 नवजात ऑक्सीजन इस 2 नवजात ऑक्सीजन से कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा इस साइड हो जाएगा यहाँ पे कार्बन और H2SO4 के 2 मोल, 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है ऊपर की रिएक्शन में और इस साइड हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ में जल के 2 मोल प्राप्त होंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल लेंगे। अगली रिएक्शन हम देखते हैं फास्फोरस से। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं H2SO4 जो है वो वियोजित होगा और वियोजन से हमें यहाँ जल के अणु साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 होता है। तो इसकी हम देखते हैं कि ये द्विपरमाणुविक रूप में प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा P4O10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें फास्फोरस का ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। तो ये फास्फोरस का जो ऑक्साइड है ये अब जल से रिएक्शन करेगा, H2O से रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमें फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ रिएक्शन हम देखते हैं, ऑक्साइड है फास्फोरस का P4O10, ये रिएक्शन कर रहा है जल से और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है फास्फोरस का अम्ल, वो है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल प्राप्त हो गए। तो अब हम इन तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए पहले हमें इनको बैलेंस करना होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस है, सेकंड रिएक्शन हम देख रहे हैं 4 का और इधर 10 का मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दे रहे हैं और लास्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ फास्फोरस के 4 अणु हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई
करें यहाँ पे 4 का, तो हम देखते हैं फास्फोरस बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं 10 ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 12 है, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक ही नवजात ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मैं अगली रिएक्शन में 10 चाहिए, तो हम ऊपर के रिएक्शन में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि दोनों बैलेंस सेम है, तो अब रिएक्शन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले नवजात ऑक्सीजन से कट जाएगा, और ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये भी इससे कट जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं फास्फोरस के 4 मोल और जल के 6 अणु हैं, तो 6H2O, और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यहाँ पे 10 H2SO4 है। इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल है जिसके 4 मोल प्राप्त हैं, और यहाँ पे है जल के 10 मोल और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी 10 मोल हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जल के भी दोनों साइड थे, तो इसे भी मैं कटा देना चाहिए था, तो ये इसको हम ऊपर ही कटा देंगे। यहाँ से ये 6 कट जाएगा और यहाँ पे कट के केवल 4 ही प्राप्त होगा, तो 4 मोल H2O ही प्राप्त होंगे। इसको हम ऊपर के रिएक्शन से ही कटा के केवल यहाँ पे 4 मोल H2O ही लिखेंगे। अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखते हैं। तो फर्स्ट है कि कुछ यौगिकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सल्फेट है, आयन है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम देख सकते हैं अन्य यौगिक जैसे कि सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, इसको बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो होता है वो कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट इसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट है इसको बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही यूज़ करना होगा, तो इस मिक्सचर को बनाने में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है कि कुछ अम्लों को बनाने के लिए जैसे कि HCl है, HNO3 है, तो ऐसे अम्ल बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये लवण से रिएक्शन करते हैं और लवण के संगत यहाँ पे हमें अम्ल देते हैं, तो उस रिएक्शन से हम यहाँ से अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है कि रंग विस्फोटक औषधियाँ आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जैसे कि कागज़ उद्योग में, कपड़े उद्योग में, या फिर चमड़े उद्योग में, और या पेट्रोलियम उद्योग, तो बहुत सारे उद्योगों में शोधन के लिए या फिर उनके उत्पादन के लिए इन सब उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसकी रासायनिक गुण में देख रहे थे कि एक निर्जलीय कारक की भांति कार्य करता है, तो इसलिए निर्जलीय कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है जल विभिन्न प्रकार की यौगिकों से उनके जल के अणु निकालने के लिए। तो जैसे हम देख रहे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड की हम प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि इसमें नमी की कुछ मात्रा रह जाती है, तो उस नमी को अवशोषित करने के लिए हम यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भी गैसें हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उनके निर्जलीकरण में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। तो वो गैस है जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर क्लोरीन गैस है, तो इन सब के हम उत्पादन में इनसे जब हम जल के अणु निकालते हैं तो उसके लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।